एवरीवन, तो हम ये आपके एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कर दिया था आपका न्यू टर्मिनोलॉजी। ये पढ़ लिया है हमने। अभी हमें क्या पढ़ना है? हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। यहाँ पे कुछ आपके इतिहासकार हैं और उनके स्रोत हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द हिस्टोरियंस यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस। जो इतिहासकार थे वो पुराने किसी युद्ध, जो भी युग का अध्ययन करना चाहते थे, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का वो सहारा लेते थे, है ना। एंड लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज, गुप्त डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन। आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम किसके बारे में? गुप्त डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा होगा ज़रूर 6 की बुक में। ओके, इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स फ्रॉम द रफली 7 to 17,750 तक, ठीक है ना। 1750 तक हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम कुछ थोड़ा सा टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। क्या है? यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज बाय द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। आप कुछ देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी, आप एक लिंक मिलेगी आपको पिछले से, ये थोड़ा लिंक्ड होगा, मतलब पीछे जो पढ़ा है और ये आगे का उसका है ना। They still rely on coin the inscriptions, architecture and the textual recorded for information। और अभी वो बातें आपको मिलेंगी जैसे पिछले युग में चली आ रही हैं वो बातें, जैसे कि लोग अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। अभी भी सिक्के, शिलालेख, इन सब का यूज़ होता था, है ना। इन पे डिपेंड रहते थे लोग। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकन्टीन्यूटी। यहाँ पे भी एक छोटी सी ना मतलब एक अनकन्टीन्यूटी है, यहाँ पे भिन्नता है, कुछ आ गई है भिन्नता। द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ द टेक्सुअल रिकॉर्डेड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे ना कुछ लिखित सामग्री पर भी लोग निर्भर होने लगे हैं, जैसे कि आपको प्रमाणिक सामग्री भी मिल जाएगी जो भिन्न है दूसरों से। आश्चर्य, विविधता जो मिल रही हैं उन पे भी लोग डिपेंड हैं, मतलब कि नई जो चीज़ें मिल रही हैं, ड्रामेटिकली जो चीज़ें मिल रही हैं उन पे भी लोग डिपेंड हो गए हैं, इन पे डिपेंड होना बढ़ रहा है इनका। दे स्लोली डिसप्लेस अदर टाइप्स ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और वो क्या कर रहे हैं कि इसके अलावा जो उनके पास पहले की इंफॉर्मेशन है ना, उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू दिस पीरियड द पेपर ग्रेजुअली बिकेम द चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। यहाँ पे इस टाइम पे ना थोड़ा सा पेपर बहुत सस्ते मिलने लगे हैं और इनका काफ़ी बड़े पैमाने में यूज़ भी उपलब्ध भी हैं और इनका यूज़ भी होने लगा है। सो the people used it to write holy text, chronicles and of rulers, letters, teaching of the saints and the processions and the judicial records and register of the accounts and taxes। यहाँ पे लोग मतलब धर्म ग्रंथ लिखने के लिए, जो पुराने शासक हैं उनका वृत्तांत लिखने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखने के लिए, हिसाब किताब सब करने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं इसका। द मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाई द वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज़ एंड टेम्पल्स। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट, जो अभिलेख उनको मिलते हैं, उनको अभिलेखों को, दस्तावेज़ों को यूज़ करने के लिए जो धनी व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति शासक जो हैं, मठ के पांडुलिपियों को एकत्रित किया जाता था यहाँ पे। एंड दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी एंड द आर्कचीव्स। एंड उनको कहाँ रखा जाता था? वहाँ की लाइब्रेरी, अभिलेखों को रखा जाता था लाइब्रेरी में। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। इन ये जो लिखित आपको सामग्री मिलती है ये काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पर इसका यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand। और पहले तो छापा खाना नहीं हुआ करता था, इसीलिए लोग तब ना इसकी जो एक प्रति बनानी होती है उसको हाथ से ही बनाया करते थे। If you have copied a friend's homework,
you would know that this is not a simple exercise. अगर आपने कभी अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया होगा तो आपको पता होगा कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस वॉट इज़ रिटन. आप कभी कभी अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं समझ पाते हैं और काफ़ी फोर्सली समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है. एज अ रिजल्ट there are small but significant differences in your copy or your friend's copies work. आपका जो कॉपी है और आपके जो फ्रेंड की कॉपी है उसके बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. इस मतलब कि वो जो आपने गेस किया उसके कारण से. द मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज़ सम वॉट सिमिलर. कभी कभी वो कॉपी सिमिलर तो रहती है पर थोड़ा सा उसमें अंतर तो आ ही जाता है. दीज आपको पता तो होगा, ये आपने कभी कॉपी की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना. These small differences grew over centuries of the copies until the manuscript of same text became the substantially different from the another. क्या होता था कि इन्हीं से ना थोड़ा थोड़ा चेंज आने से बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती थी और बहुत बड़ा अंतर आने लगता था इससे. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of an author today. और हम आज तो मिल नहीं सकती हमें किसी ऑथर के ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है उसने जो पहले का लिखा है. तो हमें आज जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही घूमी फिरी तरीके से मिलती हैं. We are totally dependent upon the copies made by the later scribes. और हम उन्हीं copies में dependent हैं जो बाद में बनाई गई हैं, जिनकी copy की गई है. As a result, the historians have to read different manuscript version of the same text to guess what author had originally written. तो क्या होता था कि जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग तरह की ना ये पढ़ते थे अलग अलग लेखकों की और उससे गेस करते थे कि एक्चुअली में जो लेखक था वो लिखना क्या चाहता था. On occasion, the authors revised their chronicles at the different times. क्या होता था कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत को कहते रहते थे बीच बीच में. द 14th century, द क्रॉनिकल एक जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अदर वर्जन 2 years later. क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पे जो एक 14th century में काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे. तो 14th century में एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना खुद की कहानी जो है वो 1356 में एक बार लिखी और दोबारा इसके 2 वर्ष बाद भी लिखा था. दोबारा भी दूसरी बार भी उसी कहानी को उन्होंने दूसरी बार भी लिखा. द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर but the historians did not know about the existence of the first version until the 1960. It is a remained lost in the large library collections. क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखा दोबारा भी लिखा, दोनों में अंतर है लेकिन है 1971 में या 1960 में तक इतिहासकार को पहली वाली जो उनकी जानकारी थी वो मिली ही नहीं थी. ये कहीं जो बहुत बड़ा सा इनका लाइब्रेरी वहाँ से खो गई थी उन कलेक्शन से. न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप. हम देखते हैं न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप में क्या समझाना चाहते हैं. ये न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप सामाजिक और राजनीतिक समूह एक बना है. कब का है ये? 70 से 1750 के बीच की ही सारी बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पे. तो देखिए द स्टडी ऑफ द 1000 year बिटवीन द 700 to 750 is a huge challenge to the historians, largely because of the scale and the variety of the development that occurred over the period. सन 700 से 750 के बीच 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के लिए आगे की भारी चुनौती रखता है. मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि पूरे काल में बड़े बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं. बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पे लोगों को, इतिहासकारों को इनके बारे में अध्ययन कर पाना, जान पाना कि आखिर हुआ क्या था उतने पुराने प्राचीन समय में. एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस. और अलग अलग टाइम पे ना यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी भी आती रहती है. जैसे आप देखेंगे लाइक द पर्सियंस व्हील इन एरिगेशन, सिंचाई के राहत आ गए, ठीक है. और द स्पिनिंग व्हील ऑफ वेविंग, कतरन चरखे के मतलब चरखे उसी टाइम पे आए थे ना, तो ये भी नए नए आ गए वहाँ पर, ठीक है ना. एंड क्या आया था और
कहाँ गया ये, एंड द फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, न्यू फूड्स एंड द beverages arrived in the subcontinent, potato, corn, chili, tea एंड द कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें सब नई आई हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। वो ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ आई हैं, नई प्रौद्योगिकी की फसलें और जो तमाम की चेंजेस हैं, आलू, मक्का, ये सब उनके साथ आया है, जो इन सब नए विचारों को भी लेकर आए हैं। सो रिजल्ट क्या निकलता है इससे, एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो ये पीरियड किसका रहा, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी एक काल रहा है। तो इसमें यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन द चैप्टर 5, 6 एंड 7। इनके बारे में आगे आप 5, 6 और 7 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ द ग्रेट मोबिलिटी, और ये काफ़ी चेंजेस, गतिशीलता का एक पीरियड भी रहा है। ग्रुप ऑफ द पीपल ट्रेवल्ड अलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी। लोग आवश्यकताओं मतलब अवसरों की तलाश में लोग झुंड में दूर दूर तक भटकते रहते थे, दूर दूर की यात्रा करते थे। सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमर्जेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ द क्रेव फॉर्चून। क्या होता था कि लोग ना झुंड में उपमहाद्वीप के पास या उससे दूर बहुत सारी अपनी भाग्य गढ़ने या ऐसी अपरंपार संभावनाओं को ढूंढने जाया करते थे। One group of the people who became an important this period was the Rajput। राजपूत एक ग्रुप था जो काफ़ी इस पीरियड में प्रचलित था काफ़ी, है ना। एंड a name derived from the राजपूत, the son of the राजपूत रूलर। एक नाम डिराइव हुआ राजपूत का, जो मतलब राजा के पुत्र हुआ करते थे, उनको कहा जाता था। बिटवीन द 18th and the 14th centuries the term was applied more generally to the group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। और ये जो है 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो नाम है, आमतौर पर उन योद्धाओं और समूहों के लिए यूज़ हुआ करता था जो क्षत्रिय कास्ट के होने का दावा करते थे, कि मतलब बोलते थे कि हम उस कास्ट के हैं। ओके, द टर्म इंक्लूडेड not just ruler and the chieftains but also the soldiers and the commanders who served in the army of the different monarchs all over the subcontinent। ऐसा ये टर्म ना सिर्फ राजपूत शब्द केवल राजाओं के अंतर्गत या उनके टाइप के लोगों के नहीं, ये सेनाओं और उनके जो सैनिक थे उनमें भी आता था। वो भी यही कहते थे कि हम इन्हीं की सेना है, यही सब है, ठीक है ना। द A chivalric code of the conduct, extreme blur and the great sense of the loyalty were qualities that attributed to Rajput by the poet and the bards। क्या होता था कि कवि और वहाँ के जो राजपूत हैं उनका ये आचरण देख के लोग ना उनकी बहुत गुणगानता किया करते थे। लोग जो भी थे वो बहुत गुणगान किया करते थे कि अच्छे लोग हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ द पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो थे, ये ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकेम द पोलिटिकली इम्पॉर्टेंट। और इसका सबका ना जो और कास्ट के लोग हैं वो भी इसका यूज़ किया करते थे, काफ़ी अपनी अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, वहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबल होने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया करते थे। ओके, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।